मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के इस सेशन में आज हम चर्चा करने वाले हैं डायबिटीज की। कि जन्म पत्रिका में कैसे हम लोग देखें कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज होने का खतरा है। डायबिटीज आज के समय में तो हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ने वाला रोग है और दिन प्रतिदिन ये विकराल रूप लेता जा रहा है। हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे उसके रूट कॉज के बारे में, पर हमारा मुख्य उद्देश्य होगा ग्रहों के द्वारा कैसे समझें कि ये रोग कैसे उत्पन्न होता है। डायबिटीज के पीछे चार पांच मेन रीजन माने जाते हैं। पहला सबसे बड़ा जो रीजन है वो है मंदाग्नि, यानी कि पुअर डाइजेशन। जो भी खाया पिया और आपकी शरीर की अग्नि, कौन सी अग्नि? पाचन अग्नि अगर कमजोर है तो निश्चित रूप से पाचन अग्नि के कमजोर होने से जब भोजन अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता तो टॉक्सिन ज्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं। आयुर्वेद में टॉक्सिन को आम कहा गया है। आम का मतलब ही टॉक्सिन। ये टॉक्सिन ही आगे चल कर के हमारे सिस्टम को खराब कर देते हैं। जैसा कि ये बात सभी जानते हैं, डायबिटीज पेनक्रियाज का डिसफंक्शन है और आयुर्वेद के अनुसार कफ और पित्त, कफ और पित्त का इम्बैलेंस है। जब भी हमारे शरीर इंसुलिन, और इंसुलिन पैदा करने का काम हमारी पेनक्रियाज करती है। पेनक्रियाज इंसुलिन पैदा करती है और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, वो शुगर को बैलेंस करता है। तो जब शरीर में मंदाग्नि होती है तो ये टॉक्सिन जो क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि फूड आपका ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो ये इंसुलिन के कार्य को ब्लॉक कर देते हैं। इंसुलिन के फंक्शन को ब्लॉक करना आरंभ कर देते हैं। इससे डायबिटीज क्रिएट एक ना एक दिन हो ही जाती है। दूसरा रीजन है एक्सेसिव फूड खाना, हैवी फूड खाना, यानी कि भारी भोजन, और उस भोजन में भी मीठे पदार्थों का अत्यधिक सेवन। इससे हमारे शरीर में एक्सेस मीठा हो जाता है और हमारा शरीर या हमारी पेनक्रियाज उस मीठे को संभाल नहीं पाती। अक्सर इंडियन डाइट्स में कार्बोहाइड्रेट्स वैसे ही ज्यादा है। नॉर्थ इंडिया में तो खासकर हम लोगों को आदत पड़ गई है रोटी खाने की, परांठे खाने की, जो अपने आप में एनर्जी तो देते हैं, पर जैसा कि आप सभी जानते हैं गेहूं में भी और चावल में भी मीठा होता है। इसीलिए जो लोग डायबिटीज
के पेशेंट होते हैं, डॉक्टर उनको चावल खाने के लिए, आलू खाने के लिए तो मना ही कर देता है, और गेहूं खाने के लिए भी कहता है कम से कम खाइए। उसकी जगह आप मिलेट्स लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा। मिलेट्स जो हमारे जमाने में, पुराने जमाने में मोटा अनाज जो है वो मिलेट्स कहलाता है। बाजरा हो गया, जौ हो गया ना, बहुत सारे अनाज हैं ऐसे ऐसे जो अक्सर हमारे नॉर्थ इंडिया में खाए जाते हैं। कहने का मतलब, जब भी हम हैवी फूड्स खाएं, उसमें एक्सेसिव मीठा हो, तो समस्या हमारी ये बढ़ सकती है। तीसरा का तीसरा कारण सबसे बड़ा जो है, मैं इस कारण को सबसे बड़ा मानता हूं। मैं मीठे को और कार्ब्स को भी इतना बड़ा रीजन नहीं मानता हूं, जितना ये तीसरा बड़ा कारण है। वो कारण है हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कम से कम होना। नो योगा, नो प्राणायाम, नो वॉकिंग, नो जिम, किसी भी प्रकार का ऐसी चीज नहीं हो रही, या आप ये भी कह सकते हो हमारी बॉडी की मूवमेंट बहुत कम हो रही है, तो भी ये हमें डायबिटीज का शिकार बना सकता है। अगला जो कारण है वो जान के आप बड़े हैरान होंगे, ये उससे भी बड़ा कारण है। वो है स्ट्रेस एंड इमोशनल इम्बैलेंस। इसको मैं बड़ा रीजन मानता हूं, क्योंकि पुअर डाइजेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, बशर्ते वो व्यक्ति अगर अपने डाइट को थोड़ा सा भी कंट्रोल कर ले, कि वो ही खाना खाए जो सुपाच्य भोजन हो, यानी डाइजेस्टिव फूड का सिलेक्शन अगर कर ले, तो भी उसमें बचाव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हमारे आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयां आती हैं जो आपके डाइजेशन की पावर को इम्प्रूव कर सकती है। परंतु ये जो रीजन है, स्ट्रेस और इमोशनल इम्बैलेंस, ये सारा गुड़ गोबर एक कर देता है। अब आपका खाना पचता है, वो भी फंस जाता है, जिसके नहीं पचता है वो भी फंस जाता है। ये एक मेजर रीजन है इस प्रॉब्लम का। जो हम कह रहे हैं कि आज से 30-40 साल पहले डायबिटीज इतनी सुनने में नहीं आती थी, किसी किसी को शुगर होती थी, और अक्सर लोग कहते थे ये अमीर लोगों की बीमारी है। मतलब कि, कहने का मतलब है, ये कहाँ गई, हम कहते थे अमीर लोगों की बीमारी है, या इसे कह देते थे सेठों की बीमारी है। सेठ लोग जो होते हैं उनके ही होती है ये, क्योंकि खाने पीने को बहुत ज्यादा होता है, काम ज्यादा करते नहीं है मेहनत का, तो उनको शुगर हो जाती है, और वो भी बुढ़ापे में, यंग एज में नहीं होती है। डायबिटीज वैसे दो टाइप की होती है। एक वो होती है जो बचपन में ही हो जाती है, जिसका में पेनक्रियाज काम करना ही बंद कर देती है, यानी कि वो इंसुलिन किसी प्रकार से क्रिएट ही नहीं कर पा रही है। और दूसरी है डायबिटीज 2, जिसमें इंसुलिन आ तो रहे हैं, पेनक्रियाज इंसुलिन क्रिएट तो कर रही है, पर या तो वो ज्यादा मात्रा में कर रही है या कम मात्रा में कर रही है। कभी कभी तो ज्यादा मात्रा में भी जब इंसुलिन हमारा शरीर बनाने लगता है, वो भी एक समस्या का बड़ा कारण बन जाता है, जिसे डॉक्टर लोग आगे चल करके इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। अब अगला एक कारण है, वो है जेनेटिक रीजन, यानी हमें हमारे माँ बाप से ऐसे जीन्स मिले हैं जिसके कारण हम इस बीमारी के बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। तो हम जब इनको जन्म पत्रिका के माध्यम से देखेंगे,
तो इसमें मुख्य ग्रह जो होगा वो होगा चंद्रमा, नंबर 1, क्योंकि वो जल तत्व है। नंबर 2 शुक्र, और नंबर 3 गुरु। ये मेजर 3 प्लैनेट हैं, चंद्रमा, शुक्र और गुरु। और जब मैंने आयुर्वेद की बात की थी तो आपको लिखवाया था ये तीनों ग्रह जल तत्व के ग्रह हैं। इनका एलिमेंट, इनका तत्व जल तत्व है। अगर एक लाइन में कहा जाए कि जल तत्व की इम्प्योरिटी या जल तत्व का इम्बैलेंस डायबिटीज क्रिएट करती है, तो ये बात कहना कोई गलत नहीं होगा। ये मेजर कारण हो सकते हैं। अब उसके अलावा हमारे 2 ऐसे ग्रह भी हैं जिनका डायरेक्ट रोल नहीं है बट इनडायरेक्ट जरूर है। वो है सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल। सूरज क्या है? पॉजिटिव पित्त। हमारे शरीर में पॉजिटिव पित्त जब होता है तो हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है, हमारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। और मंगल, मंगल के बारे में एक चीज विख्यात है, कंकड़ पत्थर सब हजम। हार्ड से हार्ड चीज को हजम करने की ताकत मंगल ग्रह से आती है। चलो हम शुरुआत करते हैं जन्म पत्रिका से और इसके पहले प्लेनेट को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, चंद्रमा का संबंध हमारे स्ट्रेस से और हमारे इमोशन से है। जब भी हमारा मन किसी भी कारण से परेशानी में रहे और ये परेशानी लंबे समय तक बनी रहे, फिर से रिपीट करूंगा, जब भी हमारा मन किसी भी कारण से परेशान हो और परेशानी लंबे समय तक बनी रहे, हमारा मूड अपसेट रहे, बार बार हमारे जीवन में इमोशनल डेंट लगते रहें, तो हमारा जल तत्व बिगड़ जाता है। और शुगर की शुरुआत यहीं से होती है। यानी कि मन के खुश ना होने से ही शुगर की शुरुआत होती है। मेरा तो ये मानना है, जो लोग बात बात पर कुढ़ते रहते हैं, जो छोटी छोटी बातों में लेकर के अपने मूड को खराब करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने मन को उदास कर लेते हैं, वो अपने चंद्रमा को डेली रूटीन लाइफ में टोटल बिगाड़ देते हैं। और वहीं से इस बीमारी की शुरुआत है। इसलिए तो कहते हैं खुश रहना चाहिए, अपने चंद्रमा को खराब नहीं करना चाहिए। चंद्र खराब कैसे होता है? मेडिकल के स्टूडेंट को ये चीज रट लेनी चाहिए। जब भी आए चंद्र खराब कब माना जाएगा? जब चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो। शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, बिल्कुल रट लो। ये वाले 3 कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले कॉम्बिनेशन हैं। इसके अलावा अगर चंद्रमा जल तत्व की राशियों में, जल तत्व राशि होती है 4, 8, 12, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन 3 राशियों में चंद्रमा हो और एफिलेक्टेड हो, यानी कि दूषित हो, पीड़ित हो 4, 8, 12 में, तो ये और भी ज्यादा इंसुलिन इम्बैलेंस
क्रिएट करने का काम करती है। यदि चंद्रमा जन्म पत्रिका के छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में हो, तो वैसे ही व्यक्ति अगर किसी रोगी के संपर्क में आ जाए और रोगी के पास ऐसा रोग हो जो एक दूसरे से ट्रांसमिटेड होता हो, ये ध्यान रखना, ये काम की बात बता रहा हूं। चंद्रमा किसी के छठे में बैठा है, आठवें में बैठा है, 12वें में बैठा है, उनको इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ऐसे को अगर खांसी जुकाम बुखार किसी व्यक्ति के है, और ऐसा आदमी जिसका चंद्रमा छठे में, आठवें में, 12वें में बैठा है, और अगर वो पास जाके बैठेगा या उसके संपर्क में आने की कोशिश करेगा, तो निश्चित रूप से उसको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो चंद्रमा यदि छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो भी शुगर की समस्या होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अब पहला प्लेनेट हम लोगों ने सीख लिया कि चंद्रमा का पीड़ित होना शुगर जैसी बीमारी को बढ़ा सकता है। दूसरा प्लेनेट शुक्र। शुक्र भी जल तत्व का प्लेनेट है। ये हमारे रिलेशनशिप के जो इमोशंस होते हैं उनको दिखाता है। यानी कि रिलेशनशिप अगर किसी का खराब चल रहा है तो उससे भी इमोशनली आदमी इम्बैलेंस होता है। खास करके पति पत्नी के संबंध, प्रेमी प्रेमिका के संबंध, ये शुक्र से ही देखे जाते हैं। और शुक्र किसी भी कारण से अगर जन्म पत्रिका में पीड़ित हो जाए तो इमोशनली वो व्यक्ति बहुत ज्यादा हर्ट रहता है। अगर किसी का रिलेशनशिप टूट गया है, किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया है, उन लोगों को शुगर होने की संभावना वैसे ही ज्यादा होती है आम लोगों की अपेक्षा। शुक्र एंजॉय का प्लेनेट है। शुक्र आंतरिक खुशियों का प्लेनेट है। शुक्र जोश का प्लेनेट है। शुक्र सौंदर्य का प्लेनेट है। अगर ये शुक्र गड़बड़ी का शिकार हो जाएगा तो व्यक्ति जीवन को अच्छे ढंग से जी ही नहीं सकता। तो उसको तमाम तरह के यूरिनरी प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ये सब पैदा हो जाते हैं। पर शुक्र ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए, कुंडली के आठवें भाव में बैठ जाए, तो ये शुक्र की खराब स्थिति को दिखाता है। यदि शुक्र सूर्य के साथ बैठ जाए, यदि शुक्र शनि के साथ बैठ जाए, शुक्र यदि राहु के साथ बैठ जाए, या शुक्र केतु के साथ बैठ जाए, इन सभी स्थितियों के अंदर ये शुक्र ग्रह बिगड़ जाता है। और शुक्र के बिगड़ने से मल्टीपल चीजें खराब होती हैं। पर आज का टॉपिक हमारा डायबिटीज के ऊपर है, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज पर ही चर्चा करेंगे। तो ये दूसरा प्लेनेट था कि हमारा शुक्र कुंडली में किसी कारण से बिगड़ जाए तो शुगर होने की संभावना हो जाती है। शुक्र अस्त हो जाए, यानी कि सूर्य के साथ बैठ करके कंबस्ट हो जाए, तो ये संभावना बहुत जल्दी बढ़ जाती है, अर्ली एज के अंदर हो जाता है। यानी जो बीमारी 50, 45, 50, 60 साल की उम्र में होनी थी, हो सकता है वो 25 से 30 साल की एज में ही वो बीमारी हो जाए। हो सकता है कि और भी भले हो सकती है वो बीमारी। तो शुगर का खतरा उतनी ही तेजी से बढ़ जाता है अगर शुक्र अस्त हो जाए। शुक्र वक्री हो जाए
तो भी ये समस्या बढ़ जाती है। शुक्र नीच राशि में हो जाए तो भी ये समस्या बढ़ जाती। अब चलते हैं तीसरे प्लेनेट पर। तीसरा प्लेनेट है जो इस बीमारी का जिम्मेवार ग्रह है, उसका नाम है गुरु। गुरु जैसा नाम ही है, गुरु का गुरुता से आया है, यानी कि स्थूलता से आया है, विशालता से आया है। गुरु तो विस्तार का ही ग्रह है, पर विस्तार कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु जब भी पीड़ित अवस्था में होते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि विस्तार किसका करना। वो पेट का विस्तार कर देते हैं, पूरे बॉडी का नहीं करते, वो पेट का विस्तार कर देते हैं। गुरु का संबंध लीवर से है, यानी कि आपके शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, लीवर ढंग से काम नहीं करता और रिपोर्ट्स में भी वो खराब नहीं आता। रिपोर्ट करवाएंगे तो खराब नहीं आएगा, परंतु वह अपनी फंक्शनिंग भी अच्छी तरीके से नहीं करेगा। धीरे धीरे हमारे शरीर में मोटापा यानी ओबेसिटी होती चली जाएगी, मोटापा बढ़ता चला जाएगा, और ये गुरु ग्रह आपके शरीर के अंदर जा करके फिर शुगर का इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। इसलिए जब भी डायबिटीज होती है, डॉक्टर उसको सबसे पहली सलाह देता है, अगर तुम कंट्रोल करना चाहते हो तो मोटापा कम करो, वेट लूज करो। वेट लूज करोगे तो आपका डायबिटीज में दवाइयां भी असर करेंगी। नहीं तो भैया हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हम गोली बढ़ाएंगे, फिर इंजेक्शन बढ़ा देंगे, फिर कुछ और बढ़ा देंगे, डायरेक्ट फिर इंसुलिन पे ले आएंगे, और आगे भी नहीं माने तो भगवान ही तुम्हारा मालिक, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये एक ऐसा रोग है जिसकी एग्जैक्टली कोई दवा नहीं, कि आप कोई दवा लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। आप कोई दवा खाएंगे, 6 महीने खाएंगे ठीक हो जाएंगे, साल भर खाएंगे ठीक हो जाएंगे, ऐसा ये रोग नहीं है। ये लंबे समय तक चलने वाला रोग है। जब भी एक लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट को देखना हो तो शनि ग्रह को देखना नहीं भूलना, क्योंकि शनि लंबे समय तक चलने वाले रोगों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कहीं ना कहीं शनि का भी अपना रोल रहेगा। लॉन्ग टर्म जब दवाइयों पे रहना पड़ता है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, जैसे शुगर भी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, इसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता, अपितु इसे मैनेज किया जाता है। और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा करना चाहते हो तो अपनी जन्म पत्रिका देखो, उसमें ग्रह स्थिति देखो। जब ग्रह स्थिति बैलेंस होती है तो मैनेज करना और भी आसान हो जाता है। जब हमें ग्रहों के बारे में पता चलता है कि यार इस ग्रह से ये होता है, तो हमें ऐसे ऐसे रूट कोज पता चलते हैं जो आम डायबिटिक पेशेंट को नहीं पता होते, और वो चीजें आपको पता होती हैं। तो अगर ये बीमारी आ जाए, क्योंकि देखिए हम प्रारब्ध को भोगने के लिए हैं, ये चीजें कई बार पीछे से भी आती, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक, जेनेटिक प्रॉब्लम। और इसको कुंडली में हम लोग देखेंगे D12 चार्ट के द्वारा, वो भी आज अध्ययन करेंगे हम लोग कि भाई उसको कैसे देखा जाता है। पर अगर ये बीमारी आ ही जाए तो हमें सिर्फ इसका ज्ञान होना चाहिए कि हाउ टू मैनेज इट, हमें इसको मैनेज कैसे करना है। अगर हमें मैनेज करना आ गया तो फिर हम इस चीज से ज्यादा डरने वाले नहीं हैं।
और हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। सूरज और मंगल जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। जैसे कि सूरज ग्रह हमारी ओवरऑल हेल्थ का ही प्लेनेट है। मंगल हमारे शरीर में मेहनत, हमारे शरीर का स्टेमिना को दिखाता है, हमारे शरीर में मांस की स्थिति को दिखाता है। अगर मंगल जिसका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक उसको एक्सरसाइज करने की आदत होगी, तो वो इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं जिएगा, वो अच्छे स्तर का लाइफस्टाइल जिएगा, एक्सरसाइज करने वाली चीजें ज्यादा करेगा। अब हम कुंडली में भाव के ऊपर भी आते हैं। जैसे हम ग्रह देखते हैं, ऐसे ही हम भाव को भी देखते हैं। भाव नंबर 1, पहला भाव, कुंडली का पहला भाव, कुंडली का पहला भाव हमारा शरीर है और हमारी ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हमारे मन का, यानी कि मानसिक शांति का है। ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये डिस्टर्ब हो गया तो भी दिक्कत पैदा हो जाती है। कोई भी चीज, कोई भी मानसिक दोष, मानसिक रोग, मन के अंदर किसी भी प्रकार का बैर भाव, जो भी मन की परेशानियां होती हैं, अगर वो लंबे समय तक बनी रहे तो परेशानी बढ़ जाती है, कम नहीं होती, और ऐसी बीमारी आ जाती। कुंडली का पांचवा भाव, पांचवा भाव हमारे क्रिएटिविटी का भाव है, हमारे प्रेम संबंधों का भाव है। प्रेम यहीं से उपजता है, भक्ति यहीं से उपजती है, और खुशी भी हमें यहीं से प्राप्त होती है, ज्ञान भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। अगर पंचम भाव अच्छा है तो व्यक्ति की कॉमन सेंस अच्छी होती है, और व्यक्ति ऐसी बीमारी का या तो शिकार नहीं होता, और प्रारब्धवश, किसी प्रारब्ध के कारण अगर ऐसा रोग शरीर में आ भी जाए तो अपने ज्ञान से, अपनी कॉमन सेंस का उपयोग करके वो बहुत जल्दी उसको मैनेज करने में कामयाब हो जाता है। कुंडली का छठा भाव ये वैसे ही रोग को दिखाता है। जब जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, कुंडली के छठे भाव को और आठवें भाव को तो हम भूल ही नहीं सकते। आप कहोगे जी हर बार छठा आठवां बता देते, भाई क्या करें, छठे से आता रोग है। प्रकट रोग, यानी कि रोग आ गया टेस्ट के अंदर कि साहब आपको शुगर आ गई है, तो समझो छठा भाव एक्टिवेट हो गया। जिस दिन टेस्ट रिपोर्ट में आपके सामने रोग प्रकट हो जाएगा, उस समय तक ये छठे भाव एक्टिवेट हो गया। कभी कभी लोगों को डायबिटीज की बीमारी होती है पर पता नहीं चलता। पता क्यों नहीं चलता? कई बार चेक ही नहीं करवाते, और कई बार तो उनके बहुत ज्यादा लक्षण नहीं आते। शुरुआत में जब शुगर होती है तो व्यक्ति को लक्षण नहीं आते, नहीं पता चलते। भगवान के आशीर्वाद से मुझे ये समस्या नहीं है, तो मैं ज्यादा इसके अनुभव की बात तो नहीं समझा पाऊंगा। पर जो अन्य लोगों के द्वारा जितना अनुभव बताया गया है, उसके आधार पर ही कुछ मैं कहना चाहूंगा। इसलिए मैं बहुत डेप्थ में डॉक्टर की तरह तो नहीं बता पाऊंगा, या एक भुग्ध भोगी की तरह तो नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या नहीं होते। पर सुनने में आता है कि शुरुआत में चीजों का नहीं पता चलता, पर कभी कभी जब लक्षण बढ़ जाते हैं और व्यक्ति गलती से डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। हमारे पास तो जब भी लोग आते हैं कहते जी अचानक से गए थे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने पहले कहा शुगर टेस्ट करो इसकी। कि जैसे थकावट शरीर में बहुत ज्यादा होना, बार बार पेशाब आना, कमजोरी सी महसूस होते होते रहना, मतलब लेथार्जिक पना सा महसूस होना,
तो जी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा भाई शुगर टेस्ट करो, क्योंकि आदमी कहता है जी मेरे को कमजोरी सी लगती है, शरीर के अंदर काम करने का मन ही नहीं करता, देखो डॉक्टर साहब क्या हो। तो शुगर टेस्ट कर लेते हैं। बार बार प्यास लगना, पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती रहती है। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बेचारे थे अपने ग्रामीण क्षेत्र के। तो उनको कई महीनों तक समझ में ही नहीं आया कि उनको शुगर है। क्यों नहीं आया? कि वो रात रात उठ उठ के पानी पीते थे, जो उन्होंने मुझे बताया, और उनको लगता था कि यार मेरी बॉडी में ना टॉक्सिन रिमूव हो रहे हैं। और वो रात को बार 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 कई बार बेचारे पेशाब जाते थे। तो उन्होंने अपने आस पड़ोस में बताया, तो उनके आस पड़ोस वाले भी ऐसे ही कलाकार डॉक्टर थे। डॉक्टर के पास नहीं गए, मतलब पड़ोसी भी डॉक्टर होते हैं ना। तो उन्होंने कहा अरे बहुत बढ़िया, बार बार पेशाब जा रहा है, इसका मतलब शरीर की गंदगी तेरी बाहर निकल रही है। तो बेचारा 3-4 महीने तक गया ही नहीं, ये सोच करके कि भाई साहब ये तो बढ़िया काम चल रहा है मेरा, अपना अपने आप शरीर की सफाई हो रही है। होता क्या है, जब शुगर ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो वेट लॉस भी होने लग जाता है। बॉडी भी अपना अपना मैकेनिज्म लगाती है। वो कहती है अच्छा ये बंदा खुद तो नहीं कम कर रहा है वजन, तो मैं ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो शुगर पेशाब के साथ जाने लग जाती है ज्यादा होने पर, और उससे वेट लूज भी होता है। उसका वेट लॉस होने लगा। तो सारे बोले लगे अरे तू कमजोर दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है, तो डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर वो दिखाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से तो मामला सब करेक्ट चल रहा है। पर जब उसको बड़ी कमजोरी सी महसूस होने लगी, एक दिन सोचा उसने कि यार सारे कह भी रहे हैं तो कमजोर लग रहा है, और तू कमजोर महसूस भी कर रहा, तो डॉक्टर को दिखा ले। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अरे बाप रे, इतनी शुगर बढ़ गई तेरे, तेरे को तो शुगर हो गई। अब वो शुगर सुन करके ही टेंशन में आ गया कि यार मुझे कैसे शुगर हो सकती है, मुझे तो शुगर ही नहीं हो सकती। और वो इस चक्कर चक्कर में 2-3 डॉक्टरों के पास घूम गया, सबने कह दिया भाई शुगर हो गई तेरे को। और वो ये सोच करके कि मुझे शुगर हो गई, उसको टेंशन हो गई। और गोली दवाई काम ही ना करे। डॉक्टरों ने दवाई दी कि भाई 5-7 दिन हो गए, दवाई काम नहीं कर रही है, दवाई काम नहीं कर रही है। चिल्ला रहा है कि भाई साहब कोई डॉक्टर काम नहीं आ रहा। हर एक आदमी कह रहा है ठीक है जी ये ले ले वो ले ले। और जैसे हमारे देसी काढ़े होते हैं, किसी ने कहा भाई मेथी दाने का पानी पी, किसी ने कहा भाई जामुन की गुठली कूट ले, किसी ने, सबने अपने अपने एक्सपेरिमेंट बता दिए, उन्होंने सारे शुरू कर दिए। अब उसका हुआ क्या कि उसको शुगर डाउन नहीं हो रही। अब कौन याद आएगा, डॉक्टर तो बेचारे फेल हो गए। 7-8 दिन हो गया है दवाई लेते हुए, शुगर डाउन नहीं आ रही है। डॉक्टर ने नापने का तरीका भी बता दिया, पिन पन भी दे दी उसको। अब वो नापता भी है। अच्छा पहले तो टेंशन नहीं हो रही थी जब तक नहीं नाप रहा था। जब तक अब जब से नापने लगा, जब से और भी प्रॉब्लम होने लग गई है। अब ऐसे में उसको याद आया ज्योतिषी के पास, चलो भाई किसी ने कुछ करवा दिया, कुछ चक्कर फंसवा दिया है, कोई की दवाई भी काम नहीं कर रही है। और हर डॉक्टर कहता है नहीं इट्स नॉर्मल, आ जाएगी, ठीक है चिंता मत करो। अब डॉक्टर से पूछ लीजिए कब तक ठीक हो जाएगा ये मामला। बोला बस 1-2 दिन में सेट हो जाती है, तो वो दवाई दे दी बस हो जाए सेट। उसको इतनी चिंता थी कि दवाई काम नहीं कर रही थी। और जैसे हमने कहा भाई आज ये उपाय कर, बस जैसे एक एक दिन का उपाय बढ़ेगा तेरी शुगर डाउन आएगी। और जब तक वो 5-7 दिन हो गए तो उसको दवाई लेते हुए भी दवाई ने भी काम करा। कुछ प्लेसिबो इफेक्ट्स ने भी काम कर दिया। प्लेसिबो इफेक्ट्स, मन ने कह दिया भाई अब तू ठीक होएगा, अब तेरी शुगर आज से तिल तिल डाउन नीचे जाएगी। अब उसने शुगर का मतलब जो उपाय करने शुरू किए, और उसका प्लेसिबो इफेक्ट, मैं तो साफ कह रहा हूँ इट वाज प्लेसिबो इफेक्ट। असर हो सकता है उसकी दवाई का ही था। कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने लगा, क्योंकि डॉक्टर चीनी बंद कर देते हैं, तो चीनी अक्सर लोग चाय के ऊपर गुस्सा निकालते हैं तो चाय में चीनी बंद कर देते हैं। और तो कुछ चलता नहीं बस, तो वहां चीनी बंद कर देते हैं। कुछ चीजों में और सेफ्टी करी। वो फटाफट कहता है पंडित जी मैं ठीक हो रहा हूं। तो शुगर अक्सर ऐसे होती है, और लोगों ने जैसी बताई, जैसे स्ट्रेस ट्रिगर होता है शुगर ट्रिगर हो जाती है। स्ट्रेस बढ़ेगा, जैसे बिल्कुल दवाई लेने के बाद नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल आने के बाद अगर बाई चांस किसी प्रकार का स्ट्रेस हो गया, मेरे पास एक वकील साहब आए, उनका कहीं किसी
मुकदमे में किसी केस में नाम आ गया, और वो बेचारे दवाई खाएं, दवाई भी बढ़ा दी, वो सैर भी करें पार्क के अंदर, खूब सैर कर रहे हैं, खूब बढ़िया पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं अरे पंडित जी देखना मेरी शुगर डाउन नहीं आ रही। क्योंकि हमारे पास व्यक्ति जब आता है जब वो डॉक्टर की दवाई भी लेता रहता है और अपने एक्सपेरिमेंट भी कर लेता है, और फिर शुगर डाउन नहीं आती, तो आदमी ज्योतिषी के पास आता है। हमारे पास तो सबसे लास्ट में आता है वो, सबसे वो शुरुआत में नहीं आता। तो ये कुछ अनुभव की बातें हैं जो आपको बताई। अब इसको देखना कैसे है ये समझेंगे। भाव समझ लिए, ग्रह आपने समझ लिए। सबसे पहले D1 चार्ट में देखना है, किनको देखना है? सिर्फ 3 प्लेनेट देखने हैं। कौन कौन से? चंद्रमा देखना है, शुक्र देखना है, गुरु देखना है। कौन कौन सा पीड़ित है? अगर तीनों पीड़ित है तो खतरा बहुत जल्दी एज में है। खतरा बहुत जल्दी एज के अंदर है। और अगर इनमें से कोई एक खराब होता है, उतने ही बाद में, उतने ही लेट ये शुगर आती है। कोई कोई अपने क्लास में है डायबिटीज 2 का पेशेंट, या उनके घर परिवार में कोई हो ऐसे शुगर का पेशेंट जिनकी आपके पास इस समय कुंडली हो, तो उसको D1 में देखना है, D9 में देखना है, एंड लास्ट हम D12 देखेंगे। और D12 को देखने का तरीका अलग होगा। उसमें हम 4 ग्रह देखेंगे, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। और भगवान की कृपा के लिए हम फिर देखेंगे गुरु जी। परंतु 3 ग्रह तो वहां मेन इंपॉर्टेंट है, सूर्य, चंद्र और शुक्र। उससे पता चलेगा कि हमें डायबिटीज का रूट कॉज क्या है। ये जेनेटिक है, पीछे से आ रही है। D12 चार्ट का मतलब हो गया आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके पूर्वजों का, जहां से आपको जिन्स आए। अब देखिए, ये मेष लगन की कुंडली है, सिंपल D1 चार्ट है। और इसमें कुंडली में हम लोगों ने जो आज हमने फैक्टर्स को पढ़ा है, उसको देखना है कि वो कैसे गड़बड़ है, कैसे नहीं गड़बड़ है, क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है। तो सबसे पहला हमने डिस्कस किया था कि हमने सबसे पहले चंद्र ग्रह को देखना है कि चंद्र कैसा है। तो आप में से कौन बताएगा चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा ठीक है गुरुदेव गुरुजी। गुरुदेव, चंद्र मेरा तो बैठा है सही। कुंभ की राशि में, तो एक तो वेरी ये गुड। इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, और कुंभ गुरुदेव, राशि में है, शनि की गुरुदेव राशि दूसरे, में है। हाँ, और और फिर शनि की तीसरी दृष्टि भी उनके ऊपर है तो और भी पीड़ित हो वेरी जाएंगे गुड। तो। देखो ये मेन है, शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर है। तो हमने क्या कहा था कि चंद्रमा शनि से, राहु से या केतु से पीड़ित होना चाहिए, नीच राशि में होना चाहिए, छठे, 8वें या 12वें में होना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ दृष्टि संबंध बन रहा है। जब भी शनि चंद्रमा के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा, ये एक मानसिक अंतर्द्वंद को दिखाता है, लॉन्ग टर्म तक मानसिक अंतर्द्वंद को दिखाता है। हाँ चलिए, अब इसको हमने तुरंत कहाँ देखना होता है? D9 चार्ट। चंद्रमा को D9 चार्ट में देखना होता है। तो आप देख रहे हैं नवमांश कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ बना हुआ है। तो ये जो चंद्र केतु की उपस्थिति है, वैसे भी चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना, वो भी नवमांश कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता। जल पर तत्व की यहाँ राशि। तो वो केतु के साथ भी आ गया और मीन राशि के अंदर है। तो हमारा था ना एफ्लेक्टेड मून इन 4, 8, 12। तो ये मार्स भी दिखा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसे अरेंज को। जब भी 12वें भाव में चंद्र और केतु एक साथ, इसे कहते हैं फोबिया की प्रॉब्लम। कि व्यक्ति वास्तव में फील क्या करता है, वास्तव में वो फोबिया का शिकार होता है और उसको किसी ना किसी चीज का विशेष रूप से
एक भय बना रहता है। अब यहां पर मंगल की दृष्टि को भी अगर हम देखें तो चौथी दृष्टि मंगल की भी उस पर पड़ रही है। पर चूंकि मंगल की जब दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो वो डायबिटीज क्रिएट नहीं करती, बशर्ते क्या करती है, मन को और तेजी से, मन तो वैसे ही हमारा चंचल होता है, मंगल कैटालिस्ट का काम करता है, मंगल और उसको सुपर एक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब जब भी मंगल चंद्रमा को देखेगा इट क्रिएट्स एंजाइटी, इम्पेशंस एंड एंजाइटी को क्रिएट करने वाला होता है। यानी कि डायरेक्ट, हमने क्या कहा था कि भाई इनडायरेक्ट वाले ग्रहों में है सूर्य और मंगल, ये डायरेक्ट वालों में नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वो नहीं है। अब चलो हम आगे चलते हैं शुक्र ग्रह पे, जो दूसरे नंबर का ग्रह। अगर दूसरे ग्रह को देखें जो कि शुक्र है, जो कि अष्टम भाव में बना हुआ है बुध के साथ और सूरज के साथ। यहां पर सूरज 3 डिग्री 16 मिनट का है और शुक्र 5 डिग्री 13 मिनट का है। ये 1 मिनट, सूर्य 3 16 और शुक्र 5 डिग्री, बिल्कुल कंबस्ट है। अब आपको समझ में आ रहा है, सूर्य शुक्र एक साथ है, पहला रीजन सूर्य शुक्र के एक साथ होना, कंबस्ट है, शुक्र बुरी तरीके से अस्त है। दूसरा बड़ा रीजन, शुक्र बैठे ही अष्टम भाव में, आपको बताया था छठे भाव में और आठवें भाव में शुक्र लिखवाया था, तो यहां पर आप देख लीजिए। अब इसी शुक्र को नवमांश में देखना है, जैसे मंगल की चंद्रमा दृष्टि को भी है। नवमांश में देखना है, मंगल मंगल की का दृष्टि। मंगल का चारू जी हमने कहा ना, वो तो इनडायरेक्ट वाले मामले हैं, डायरेक्ट उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं है। मतलब उनको तो थोड़ा बहुत भी एक्टिव करता रहे आदमी तो ठीक है। मतलब आप ये समझो एक्सरसाइज ना करना मंगल को वो वाली बात हो गई कि अगर आपने एक्सरसाइज करी तो मंगल एक्टिवेट कर दी, अगर मंगल एक्टिवेशन में है तो भी चांसेस कम हो जाएंगे आपके। चलिए आप शुक्र को देखेंगे नवमांश कुंडली में, तो यहाँ शुक्र सिंह राशि में पंचम भाव में है, तो कौन बताएगा यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई शुक्र को। यहाँ पे गुरुदेव अर्धकर्तरी और क्रूर कर्तरी के बीच में है, तो एक तो ये नहीं नहीं, लफड़ा ये पड़ पूरी जाता है। तरह से पाप कर्तरी है हरी जी। अच्छा, एक सॉरी, वो सीख रहा वो हूँ गुरुदेव, एक वो तरफ से सन है, एक प्रॉपर है, तरफ वर्ड्स से यूज राहु। करना। कोई बात नहीं। आप गुरु कर्तरी में तो है। जी सूर्य शुक्र, और शुक्र एक तरफ नीचा राहु, अभिलाषी भी होगा। नहीं वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, पर इसको आप कहिए कि ये पाप कर्तरी योग में है, शुक्र पाप कर्तरी में है, क्योंकि सूरज भी इसका दुश्मन है शुक्र का, और राहु भी शुक्र का दुश्मन है, तो दो दुश्मनों के बीच में फंस गया। Correct. Absolutely. आप ध्यान रखिएगा, जो ग्रह D1 में पीड़ित है वो D9 में भी अगर पीड़ित है तो अपना फुल फ्लैश रिजल्ट दिखाता है कि मतलब उसको रोकने वाला कोई नहीं। अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है तो नेगेटिव दिखाएगा ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से गलत नजर आ रहा है, वो अंदर से भी गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति स्ट्रेस में नजर आता है, नहीं, वो अंदर से भी स्ट्रेस में है, वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, वो अंदर से भी है, वो फील भी ऐसा ही करता है। ऐसा नहीं कि वो शुक्र अष्टम में पड़ा हुआ है तो हमें लग रहा है यार ये दुखी आदमी है किसी कारण से, नहीं जी, वो अंदर से भी ऐसा आदमी फील कर रहा है कि मैं दुखी हूं। मानसिक कष्ट, मानसिक अंतर्द्वंद उनको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब आते हैं ग्रह नंबर 3, वो है गुरु। गुरु तुला राशि के अंदर है, गुरु तुला राशि में है। अब देखिए यहाँ पर गुरु को क्या प्रॉब्लम हुई है, कौन बताएगा, कौन बताएगा। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु गुरु इज इन एनिमी राशि। वो ठीक है, पर एक तो वो इसमें है, गुरुदेव एक तो ये कर्तरी पाप कर्तरी मंगल में की भी, दृष्टि भी है और और दूसरा पाप मंगल पाप कर्तरी, कर्तरी है। पाप कर्तरी किसने बोला है,
सर पाप मैं पुनीत। कर्तरी है गुरुदेव। हाँ, तो पुनीत ये बताओ भैया, ये पाप कर्तरी कैसे बना? हाँ सर, एक तरफ शुक्र। सन, लेकिन सन उधर जा रहे हैं और राहु इधर जा रहे हैं, तो नहीं, हाँ गलत बोल गए पुनीत जी। इसीलिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया है। सुन तो मैंने जी तुरंत जी, लिया था। क्योंकि सन तो नाइन्थ हाउस की तरफ मतलब कि हैं, लेकिन अभी वो नहीं बहुत पास में नहीं है नहीं 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 इधर नहीं, के। कौन और बताएगा? वो भी शुक्र और बुध युवा। बैठे हैं ना। शुक्र और बुध बैठे हैं तो फिर फिर तो पाप कर्तरी नहीं हुई, एक ही तरफ से मतलब एक ही तरफ मेलिफिक है। छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज कर जाते हो। हैं, पता है सब कुछ आप लोगों को। देखो, समझो फ्लो बात। राहु से। आप गुरु को देख रहे हो, यानी कि गुरु के दो दुश्मन कौन है? राहु तो क्लियर हो गया आपको जी, उससे तो बिल्कुल मामला गड़बड़ है। तो अरे है। इस तरफ बुध उसका दुश्मन है। शुक्र। वो यस। वीनस भी उनके दुश्मन ही ओनली होंगे। बुध, ओनली बुध। जी देखो, वीनस फिर भी समभाव रखता है, जी गुरु के साथ वीनस फिर भी समभाव रखता है। बुध बिल्कुल भी समभाव नहीं रखता। बुध गुरु को अपना प्रबल दुश्मन मानता है। जैसे बुध चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है, वैसे वो गुरु को भी माफ नहीं करता। वो कहता ठीक है भाई, ये भी ठीक आदमी नहीं है मेरी नजर में। तो बुध की नजर में गुरु ठीक नहीं है। आप समझे उसके माइंडसेट को? तो बुध पाप कर्तरी लगाएगा, शुक्र पाप कर्तरी इतनी नहीं लगाएगा। पाप कर्तरी का मतलब समझो कि कैंची कैसी है, तेज कैंची है या वो कैंची नाम की है, वो कटता काटता ही नहीं उससे कुछ। जी जो तेज तरार कैंची होगी वो ही उसको काटेगा, यानी कि उस प्लेनेट को डेंट मारेगा। ठीक है? सर तो ये मारा हो गया पाप। अब शुक्र इस मारा। पाप कर्तरी में गुरुजी महाराज फंस गए। अब आप इसको ये देखो, इस गुरुजी को, कि ये नमांश कुंडली में गुरुजी के साथ ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, गुरु कहां पर बैठा है नमांश कुंडली में? गुरुदेव राहु की दृष्टि पड़ रही है। नहीं, राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है। सर, एक तो शनि के साथ हैं ये। शनि के साथ है, पर शनि के साथ होने से गुरु का क्या लेना देना, वो बताएं। ये शनि 11th हाउस का लॉर्ड है। 11th हाउस का लॉर्ड है D1 चार्ट में। ठीक है? और ये बाधक हो गया चर राशि के लिए शनि। वो गुरु के साथ बैठा है D9 में। नहीं, सिंपल सी बात है, चारू जी नीच राशि में बैठे राहु। हैं। अच्छा। शनिदेव नीच राशि में बैठे, हाँ हाँ, सिंपल। करेक्ट किसी करेक्ट। भी शुभ हाँ, ग्रह के साथ कोई भी नीच राशि का ग्रह नीच, हाँ, बैठता है तो वो अपने दुष्प्रभाव को अपने साथी ग्रह तक भी पहुंचा देता है। पहुंचा देगा। करेक्ट, हाँ। सही है। अब यहाँ पर गुरुदेव एक राहु चीज और, दृष्टि गुरुदेव की जा क्या करें? राहु की दृष्टि जा रही है इस पे, जुपिटर पे नहीं। नहीं 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 नहीं, छठे में नहीं राहु नहीं, बैठा। राहु की। सॉरी छठे सॉरी में सॉरी, राहु 6 हुए। बैठा है ना। राहु से पांचवा देखिएगा, सातवां देखिएगा, नौवां देखिएगा। ठीक है? अगर वो सेकंड हाउस में होता तो नौवीं नौवीं हम कह सकते थे कि प्रभाव गिनने है। में गलती हो गई, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर केवल और केवल इस बात पर हमने देखना है कि पहले भाव का स्वामी जो कि मंगल है, वो कहाँ बैठा है? नाइन्थ हाउस में। नवमांश में देखिए, पहले भाव का स्वामी मंगल कहाँ 9th बैठा हाउस में। है? 9th नाइन्थ हाउस में। में बैठा है। नाइन्थ का लॉर्ड कौन है? गुरु। कहाँ गुरु। बैठा है? पहले भाव में बैठा एक्सचेंज हो गया। है। एक्सचेंज हुआ है, स्थान परिवर्तन हुआ है। ठीक है? हाँ। अब इसको कैसे देखेंगे हम लोग? गुरु जी वहां पर आ गए और मंगल जी वहां पर पहुंच हाँ, गए। अच्छा। अब मंगल शनि का कौन है? शत्रु है के मित्र है? शत्रु है। शत्रु। अब क्लियर हो रहा है बात? हम्म पहले गुरु को लेकर के आपके अंदर दिमाग में कंफ्यूजन था हम्म कि भाई ठीक है, शनि, गुरु जी ने कह दिया भाई शनि नीच के हैं, पर हैं तो गुरु और शनि की तो कोई दिक्कत है नहीं, आपस में झगड़ा है नहीं किसी प्रकार का। अब आपको क्लैरिटी हुई। यहाँ हम्म पे मंगल और शनि का आपस में झगड़ा हो। हम्म मंगल का झगड़े का मतलब शनि के साथ,
शनि चाहता है कि कर्म को लगातार किया जाए और वेल डिसिप्लिन तरीके से काम किया जाए, बड़ा मेहनत के साथ काम किया जाए। शनि जी तो महाराज तो नीच के हो गए, और मेहनत कैसे कराएंगे? ऊपर से मंगल के साथ झगड़ा हो गया। मंगल का कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई कुछ नहीं, पर ये कभी कभी जागेंगे और जाग करके कहेंगे मैं खूब एक्सरसाइज करूंगा। 5-7 दिन दब के एक्सरसाइज करेंगे और फिर छोड़ देंगे। जब पता चलेगा 10 दिन हो गए एक्सरसाइज नहीं करी है, फिर एकदम से जाग जाएंगे, अरे यार डॉक्टर ने कहा था ये करो वो करो। कहने का मतलब आज हमने 3 ग्रहों को देखा, चंद्रमा को देखा, गुरु को देखा, शुक्र को देखा, और हमने किसी न किसी रूप में तीनों ग्रहों को ये पाया कि भाई मामला गड़बड़ है। क्लियर हुई बात? देखो हाँ जी। यही बात लिखवाई गई थी आप लोगों को, इनमें से आपको सेट मिल गया। बस ऐसे ही आप लोगों को इन ग्रहों को देखना है, तो आप समझ जाएंगे। अब हमने देखना है कि शुक्र जैसा ग्रह जो बुरी तरह से अस्त पड़ा हुआ है, अगर इस कुंडली को बल ना दिया जाए, शुक्र का बलाबल ना प्रदान किया जाए, तो ये किडनी डैमेज करने वाली सिचुएशन में इंसान को पहुंचा देता है। किडनी का डैमेज होना, यूरिन इन्फेक्शन होना जैसी समस्याएं इनके साथ हो सकती है। रेटिनापैथी, आंखों का रेटिना जो होता है, ये भी शुक्र से देखा जाता है। आंखों की दुर्बलता भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, चलिए, ठीक है प्रताप जी। जी सर। गुरु जी, जी नमस्कार गुरु जी। गुरु जी, भाव से भाव की पोजीशन भी देखनी चाहिए हाँ, अपने बिना घर पे। उसके बिना उसके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। भाव से भाव की पोजीशन के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। वही तो बताएगा कि मेरे लिए वो क्या सोचता है। भाई मान लीजिए एक आदमी ऐसा है जो सरकार की निगाह में गुंडा है, पर आपका वो परम मित्र है। जब भी आप उससे मदद मांगते हो वो दिल खोल करके आपकी मदद करता है। आपके घर में बिटिया है, वो कहता है आपकी बिटिया की प्रोटेक्शन भी मेरी जिम्मेदारी है। आप बेटी की शादी करने जाते हैं, वो कहता है बेटी की शादी दिल खोल के करो, मैं पैसा भी दूंगा, सपोर्ट दूंगा, सब कुछ दूंगा। अब वो आदमी कैसा है, कोई आपसे पूछे तो कैसा है वो आदमी? बताइए। सरकार की निगाह में बकवास आदमी, गुंडा आदमी। सरकार को जहां पर भी मिलेगा पकड़ लेगी सरकार, हो सके उसे गोली मार देगी उसके। पर आपके लिए वो कैसा है? तो ऐसे ही भाव से उस ग्रह की स्थिति को देखना जरूरी है कि भाव उसको क्या मान रहा है, वो ग्रह कहाँ बैठा। लगन कुंडली उसको क्या मान रही है वो एक डिफरेंट थिंग है, भाव उसको क्या मान रहा है ये अलग चीज है। तो कभी भी हम इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है। हाँ, मुझे इसका मतलब लॉर्डशिप हुआ क्या? हाँ लॉर्डशिप की बात लॉजिक, हो रही है? तो भी हाँ, यही कह रहे अच्छा। हैं ना, भाव से हम उसको आगे देखेंगे कि नहीं। मैंने कहा उसके अच्छा, बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, सही बात है। तो उसके लॉर्डशिप। चंद्रमा बगैर अपने तो हम से कुछ कर अष्टम, ही नहीं सकते। चंद्रमा अपने से अष्टम था और शुक्र अपने से दूसरे भाव में बैठा हुआ था। हाँ, कोई बात नहीं। अब हमने जो मेन मेन चीज थी वो मोटा मोटा ही पकड़ा गया। वो कुंडली इतनी आसान थी कि वो सामने रखी हुई चीजें मिल गई, उसमें ढूंढने में कोई मुश्किल आई ही नहीं। हाँ कुलकर्णी साहब। नमस्ते सर। और सर। सर खास बात है कि इस जातक को बहुत यंग एज में अराउंड 30 हम्म। डायबिटीज हो गया। जी। गुरु जी, 3 बार इंसुलिन लेते लेते हैं और हम्म। काम पे चलते हैं। प्रताप जी, आज की क्लास में मैंने बताया था अगर शुक्र अस्त हो जाए हम्म। तो 25 से 30 वर्ष की आयु के अंदर ही उनको शुगर की प्रॉब्लम होने के चांस बढ़ जाते। ये सूत्र स्पष्ट रूप से लिखवाया गया, जी। अगर शुक्र अस्त हो जाए तो। और इनको किडनी से रिलेटेड दिक्कत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। रेटिना यानी आंखों का रेटिना, आंखों से रिलेटेड भी इनके दुर्बलता का बहुत ज्यादा चांसेस है।
रीजन अगेन शुक्र। अगर शुक्र का बलाबल ना बढ़ाया जाए तो दिक्कत बढ़ जाती। जी। जी कुलकर्णी साहब। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरे पास एक चार्ट है। D1 में तो धनुर लग्न की कुंडली है। पूर्वाषाढ़ा चौथे चरण में लग्न पड़ता है। और सूर्य, जुपिटर और मर्क्यूरी 7वें घर में है। लेकिन जी। केपी चार्ट में तीनों छठे में आ गए हैं। तो छठे से कुलकर्णी इन जी, लोगों को। मुझे मुझे इतनी सारे ज्योतिष आते ही नहीं है ना। ना केपी आता, ना मुझे बीएनएन आता, ना और चीजें आती। मुझे वैदिक आता है समझ में। अभी इस क्लास में तो मुझे वैदिक ही आता है। हाँ, तो छठे में। आप मुझे वैदिक के बारे में बात करो, ताकि सब, नहीं तो और सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सब कहेंगे जी ओ हो, हमारा केपी वाला कहाँ गया है? वो नया नया स्कूफा हो जाएगा। तो वैसे भी देख सकते हैं, नहीं उतना ही पूछना था मुझे। सो सिंपल छठे धनु में। लगन की कुंडली है। हाँ। आप कह रहे हो, आपने सिर्फ देखना है चंद्रमा का बैठना, बस स्टेप बना लो कुलकर्णी साहब। जितना ज्योतिष को सिंपल रखोगे। करेक्ट। प्रताप जी की और मेरी कोई बात नहीं हुई थी कि ये कुंडली दिखाएंगे। मैंने सभी को बोला था कोई कुंडली दिखाओ। प्रताप जी, क्या मैं इस कुंडली के बारे में जानता था? अरे नहीं सर, नहीं, मैं नहीं ये मेरे जिया जी की कुंडली है। जानता। नहीं। दूसरी बात, मैंने जो जो सूत्र लिखा है, आप में से कोई करेक्ट। भी वो लेके आता, यही सूत्र काम करेंगे डायबिटीज के अंदर। ठीक है। अब हमने स्टेप बना लेने। सबसे पहले कुलकर्णी साहब, ये देखो चंद्रमा कहाँ बैठा है। करेक्ट। सो चंद्रमा 5वें घर में बैठा है, शुक्र के पांच साथ। पांचवें घर में बैठा है शुक्र के साथ। हाँ। पाप कर्तरी देख लो, वो सब देख लो, सारी हम्म। चीजें देख लो। आपको आराम से चीज पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि मेष राशि का वो बैठा हुआ है। करेक्ट। चंद्रमा मेष राशि का बैठा। विश्वास। ठीक है। अब उसको उठाओ, चंद्रमा को D9 में देख ले जाओ। हम्म। सिंपल सिंपल है। करेक्ट। अगर D9 में देखो क्या तो डी हालत नाइन में बैठा हुआ है। तो D9 में 12th हाउस को गया है वो। 12वें शुक्र में की चला राशि। गया। हाँ, शुक्र की राशि में। हमारा जो प्रेजेंट का एग्जाम्पल था, वो भी वही था। वहां पर करेक्ट। भी मेष लगन था और 12वें में चंद्रमा था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 12वें का चंद्रमा यदि हो जाता है तो ये अच्छा नहीं है। और उसमें तो केतु के साथ भी हो गया, क्योंकि वहां पर मीन राशि भी आ गई, क्योंकि वो जल तत्व राशि है। 4, 8, 12 वो नींद की प्रॉब्लम भी पैदा करता है। नींद की डिस्टर्ब है, ऐसे लोगों का ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता। ऐसे लोगों में, ये इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और इनका ब्रेन रिलैक्स ना होने के कारण, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ ब्रेन को डिटॉक्स करो। सोचना सबके। नहीं, ज्यादा से ज्यादा मतलब एंजॉय करो। सोचो नहीं। जो हो गया सो ठीक, जो होना था वो करेक्ट। बिल्कुल ठीक हुआ है। उसको प्रारब्ध मान करके भूल जाने से ये रोग में थोड़ी सी अधिकता नहीं होती है ना। फिर हम चलेंगे शुक्र के पास। शुक्र को देखो कहाँ गया। शुक्र भी पंचम में था, वो लगन में आ गया है। वो D9। लगन में आ गया, तो मेष राशि के अंदर आ गया, तो नहीं। वर्गोत्तम हो गया। नहीं, इसको आ गया वो। 8वें, इसमें सर पूर्वा। चार्ट बना दे सर, क्या 1 मिनट में? आप बना दो। मेरे से तो स्लेट वगैरह है नहीं मेरे पास, तो मेरे से बनता भी नहीं है। बताइए सर, डिटेल बताइए। हाँ सर, धनुर्लग्न की कुंडली सर। नाम बता दीजिए। जी। या 15/6/1966, 15/6/1966, बेंगलोर। टाइम बताइए। 8:30 PM, 8:30 PM, स्टेट बेंगलोर। कर्नाटक। हाँ, कर्नाटका, बेंगलोर। गुरु दशा चल रही है अभी। ये चार्ट है क्या? हाँ। हाँ, ये चार्ट है। अब करेक्ट। देखिएगा, शुक्र को बड़े आराम से देखिएगा। देखो, शुक्र पाप कर्तरी योग में है। शुक्र पाप कर्तरी योग में है।
यहां पर ध्यान रखेगा, जब भी शुक्र के राइट साइड में शनि आए, शनि एक्ट एज ए पाप। यहाँ कंफ्यूजन में मत आइएगा कि शनि सूरज का शुक्र का मित्र है। शनि शुक्र का मित्र है, पर जब भी ये एक भाव पीछे आएगा या एक भाव आगे आएगा, ये पाप की तरह काम करता है। और छठे भाव में राहु बैठा हुआ है, तो ये पाप कर्तरी दोष में फंस गया। अब इसी शुक्र को अगर हम नवमांश कुंडली में जाकर के देखते हैं, तो नवमांश में शुक्र वृश्चिक राशि के अंदर वृश्चिक। बना हुआ है। अब यहाँ पर देखें किसका दृष्टि है, केतु का इम्पैक्ट शुक्र के ऊपर आ रहा है। पंचम। हाँ, केतु का वैसे तो शुक्र के ऊपर ये गाय और पूंछ, शुक्र गाय होता है और केतु उसकी पूंछ होता है नवमांश के अंदर। पर इसको कहा जाता है एक्सेसिव सेक्सुअल थॉट्स इन द ब्रेन। ये कहीं ना कहीं मानसिक स्तर के ऊपर आदमी को दिक्कत में डाल देता है। इमोशनली ऐसा आदमी अपनी इच्छाओं को, खास करके भोग की इच्छाओं को जिस तरह से चाहता है उस तरह से तृप्त नहीं कर पाता। उससे वो इमोशनली अनबैलेंस महसूस करता है, इमोशनली इम्बैलेंस महसूस करता है बहुत ज्यादा। तो ये शुक्र यहाँ पर भी कोई खास बेटर नहीं बन पाया जिस तरीके से बनना चाहिए था। अब हम गुरु की तरफ जाते हैं। गुरु यहाँ पर हम देखते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरु है, सूरज बैठा है और बुध बैठा है। अगेन यहाँ पर बुध ग्रह साथ में आ गया। गुरु और बुध, ज्ञान के लिए तो गुरु बुध का साथ होना ठीक है, पर हेल्थ के मैटर में यहाँ पर ठीक नहीं है। वैसे भी यहाँ पर बुध स्ट्रॉन्ग पड़ता है, क्योंकि ये बुध की खुद की राशि है ना, बुध की खुद की राशि है। अब इसी गुरु को अगर हम नवमांश कुंडली में जाकर के देखते हैं, तो गुरु क्या जो है कुंभ राशि के अंदर बना हुआ है। अब यहाँ पर एक बड़ा फायदा हो गया कि कुंभ राशि के अंदर गुरु बेशक है, और कुंभ राशि से गुरु को कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। शनि की जो दृष्टि है उसका भी कोई दुष्प्रभाव ज्यादा विशेष नहीं पड़ता है, पर यहाँ गुरु इतना बुरी तरीके से पीड़ित नहीं है। अगर गुरु पीड़ित नहीं है का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति अपने डाइजेशन पर, अपना मेटाबॉलिज्म पर बहुत ज्यादा धीरे धीरे वर्क करता है, मतलब खान पान में परहेज रखता है, और उसके कारण उसका सर्वाइवल इजी हो जाता है। गुड हर्ब्स यानी अच्छी हर्ब्स का सेवन करता है, और अच्छे डॉक्टर से वो सलाह लेकर के कुछ नियमों का पालन करने लग जाता है, जिससे डायबिटीज कंट्रोल्ड वे में रहती है, अनकंट्रोल्ड वाला मामला नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस कुंडली में चंद्र शुक्र और गुरु तीनों बुरी तरह पीड़ित हो जाएं, D1 में भी और D9 में भी, वहां तो मामला इंसुलिन पे भी पहुंच जाता है, और कभी कभी तो मामला गैंग्रीन तक भी पहुंच जाता है। वहां तो मामला हो जाता है बहुत ज्यादा बिगड़। पर गुरु जैसा ग्रह अगर हमारे फेवर में आ जाता है, तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मामला क्या है कि मैनेजेबल है, मैनेज होता सकता है या मैनेज किया जा सकता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा, अगर हम बहुत ज्यादा गहराई में जाना चाहें तो D12 चार्ट में चले जाएं। D12 चार्ट उस बात को खोल देगा। प्रताप जी, D12 चार्ट खुल जाएगा क्या इसमें? जी सर। हाँ, खोलिएगा प्लीज। कहाँ गया D12? अच्छा, नीचे। नीचे है सर, ऊपर कर हाँ, दें? नहीं नहीं, कहीं कहीं आ जाओ। अपने को तो दिखाई देने से मतलब है, अपने को क्या लेना देना। कहाँ गया ये? यहाँ ये नीचे। अच्छा, नीचे आ गया। अब देखिए, नीचे के मामले में हमने वहां पर क्या ये देखना है, क्या मामला जेनेटिक है, क्या ये जीन से आया, क्या हमारे पितृ दोष की वजह से ये चीजें आ रही है। अब यहाँ पर इस पूरी कुंडली में अगर हम अध्ययन करेंगे,
तो गुरु जो है अपनी धनु राशि में, इट्स अगेन, ये एक हमारे लिए संजीवनी का काम कर रहा है। अगेन D12 चार्ट में भी गुरु अपनी राशि के अंदर है। शुक्र के क्या हालात है? शुक्र को देखें तो शनि। शुक्र भी चतुर्थ भाव में बना हुआ है, और शुक्र देख रहे हैं हम कि क्या वो उससे पीड़ित है? यस, शुक्र राहु के द्वारा पीड़ित है D12 चार्ट में। यानी कि फिर अगेन मामला रिलेशनशिप का है कि व्यक्ति के माँ बाप, अब समझना, अब व्यक्ति की बात नहीं चल रही, व्यक्ति के माता पिता, व्यक्ति के माँ बाप के आपस के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे। आपस में जो एक जिसको कह सकते हैं फिजिकल रिलेशनशिप जैसे बढ़िया होने चाहिए थी वैसे नहीं रहे। उनके आपस में भी इमोशनली इम्बैलेंस रहा, और वही इम्बैलेंस इनके अंदर भी ट्रांसफर हो गया। अच्छी बात क्या है? सूर्य पीड़ित अवस्था का नहीं है। अच्छी बात है कि चंद्रमा, गुरु, मंगल जैसे ग्रह पीड़ित अवस्था के नहीं है। सिर्फ शुक्र ही पीड़ित अवस्था का है, जिस शुक्र के कारण ही इनको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा। फिर भी अच्छी दवाइयां और अच्छे नियमों का पालन करके ये आराम से चीज को मैनेज करके चल सकती हैं। चाहें तो ये केवल मात्र दवाई पर भी रह करके अपना गुजारा कर सकती हैं। ये बहुत सीरियस मैटर फिर नहीं बनता। जैसे पहली कुंडली में सीरियस मैटर बन गया ना भाई, 3 टाइम वो कह रहे हैं, वो ले रहे हैं, क्या ले रहे थे? इंसुलिन, इंसुलिन। इंसुलिन ले रहे थे। तो यहाँ जी। पे दवाइयों से और नियमों से चल करके भी मैनेज किया जा सकता है। ठीक है कुलकर्णी साहब? बट इससे अर्थराइटिस ही भी है। अर्थराइटिस का मेजर प्रॉब्लम है इस। आर्थराइटिस इज अ डिफरेंट थिंग। अभी हम वो शुगर की आप बात कर रहे हो, Correct. तो शुगर एक अलग चीज है। अगर इनको शुगर होती है तो मैनेजेबल है, बहुत आराम से मैनेज हो सकती है। आर्थराइटिस में शनि और राहु का बहुत बड़ा रोल है, और D12 चार्ट के अंदर अगर हमने देखा हो तो शनि राहु अष्टम में बैठे वो। और हमारे जब D12 चार्ट लिखवाया था तो वहां बताया था कि पितरों का, यानी कि पूर्वजों का जो लॉन्ग टर्म तक, ये जेनेटिक है। अगर आप चेकअप कराएंगे ना जेनेटिक में, तो आर्थराइटिस जेनेटिक निकलेगा उनका। आप जीन्स का बेशक आप चेक करा लेना, तो वो जेनेटिक निकलेगा वह बीमारी। पर इनके जो शुगर का मामला है वो इतना ज्यादा टफ नहीं। एक्सरसाइज से कंट्रोल हो रहा है। एक्सरसाइज। मैंने कहा ना, नियमों से, दवा से वो उनको इंसुलिन पे नहीं जाना पड़ेगा। ये आपको कुंडली देख के ही बताया। ये पहले ही कहा कि जो पहली कुंडली थी उसमें तीनों चीज, चंद्र शुक्र गुरु तीनों पीड़ित आए D1 में, D9। अच्छा, D12 जब देखो, जब अगर कोई डाउट D9 में रह जाए और या आपको फर्दर स्टडी करना हो, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना हो कोई चीज, तो भी आप जा सकते हो उसके अंदर। देखो, ये जो चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, वैसे तो मैंने नोट्स में, आज मैंने नोट्स बनवाए हैं इसके डायबिटीज के, और छोटे छोटे नोट्स तो मैं बीच बीच में देता भी रहता हूँ आप लोगों को। और कमाल की बात तो, हमारे एक आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमित, उनके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ आजकल। उनसे मैं सलाह लेकर के मैं कुछ, मैंने मेडिसिन्स, कुछ हर्ब्स के बारे में भी उसमें डाला हुआ है। वो डॉक्टर साहब की सलाह से ही डाला है, उसमें मेरा कोई दिमाग नहीं है। कोई ये ना समझे कि गुरुजी को हर्ब्स की जानकारी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? पर मैंने वो आपके नोट्स में भी डाल दिया है, वो इस क्लास के बाद मैं भेज दूंगा। उसमें हम लोगों ने उपाय भी मैंने उसमें डाले हुए हैं। ठीक है? हाँ चारू जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। देखो जैसे कुलकर्णी साहब, आर्थराइटिस के बारे में मैं यही कहूंगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मौका मिला जरूर इस बात पे मैं बोलूंगा। जितना वो अपने आप को खुश रखेंगे, मसाज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जितना शरीर की मसाज होगी, जितना ब्रेन को रिलैक्स करेंगे,
और जितना अच्छा न्यूट्रिशियस फूड वो खाएंगे और सुपाच्य, क्योंकि आर्थराइटिस में पचाना अपने आप में भी एक महाभारत है, तो वो कंट्रोलेबल रहेगा। एक प्रकार का ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी शुक्र का बहुत बड़ा रोल है। तो मौका लगा तो मैं बताऊंगा। हाँ चारू जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। गुरुजी, ये D12 चार्ट में जैसे जो आपने पहले करवाया था उसमें आपने कहा था कि जो सूर्य और चंद्र है वो कारक ग्रह है, वो कारक पीड़ित ग्रह नहीं होने होते हैं, चाहिए। कारक वो ग्रह पीड़ित हैं। नहीं। हम्म। हाँ, पीड़ित इस कुंडली में पीड़ित नहीं है। अच्छा, ठीक है। सूरज और चंद्र दोनों के दोनों कारक हैं। कारक कारक है। का अगर कारक पीड़ित हो गए तो इसका मतलब और भी पीछे से चला आ रहा है, फिर हमें और हम्म। आगे फर्दर डिविजनल चार्ट्स में जाना पड़ेगा। हम्म। अगर हमें लगता है कि साहब ये केवल माता पिता का ही मामला नहीं है, तो और भी मामला पीछे का आ रहा है, तो फिर हम D40 D45 में जाएंगे। वहां से देखेंगे पैटर्नल साइड जा रहा है कि मैटरनल साइड जा रहा है, कि पैटर्नल गड़बड़ हुआ है कि मैटरनल गड़बड़ हुआ है। हम्म। उस तरीके से हम उसको देखेंगे। फिर वो हाँ, आपने इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, ठीक है हम्म। ना। हम्म। उसको हम्म। इन्वेस्टिगेट करते रहो और उस वहां तक निकल के आ जाता है। कुल हम्म। मिलाकर के फिर भी मैं यही कहूंगा, D1 D9 में खास करके जो प्लेनेट D9 में गड़बड़ आ जाए उसकी रेमेडी तुरंत शुरू कर दो। जब भी पता चले कि आपको शुगर हो गई है या प्री डायबिटिक हो गए। और शुगर के लिए एक ही बात कहूंगा, खुश रहना सीख लो। खुश रहना सीख लो। जितना खुश रहोगे, लोगों की तारीफ करो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है खुश लोगों की तारीफें करो, एक दूसरों को वो करो, और लोगों की बेवकूफियों को इग्नोर करो। क्योंकि जरूरी नहीं है आप तारीफ कर रहे हो तो सामने वाला भी तारीफ करे, वो अगला तो गाली भी दे सकता है। कोई भरोसा थोड़ी है अगले का। अगला खुर्राट खाए बैठा हुआ है, अगला कुछ भी बोल के निकल सकता है। आप हो सकता है उसको दिन में 3 बार नमस्ते करते हो, और वो बेशक आपको बिना नमस्ते करे निकल जाए है। और कल को आप कहो भाई मैं तेरे को दिन में 3 बार नमस्ते करता हूँ, तू एक बार भी नहीं करता, कहता तेरे को किस मैंने कहा था नमस्ते कर, तेरे सर दर्द हो रहा है, मेरे थोड़ी हो रहा है, मैं नहीं करता, जा कर ले क्या करेगा। तो ऐसी खोपड़ियां बहुत हैं, और लोगों में क्रोध चरम सीमा पे भरा पड़ा है। तो हो सकता है कभी कभी वो क्रोध के छींटे हम पर पड़ जाए, बेशक उसके कसूरवार हम ना हो, हम उस चीज को डिजर्व ना करते हो, तो फिर क्या कर लेंगे। तो इसलिए बेवकूफों की चीजों को इग्नोर करते चलना, मतलब वो मस्त रहो, भगवान की कृपा में रहो। गुरुजी, एक छोटी सी चीज और पूछनी थी। हमने जब ये त्रिशांशा चार्ट किया था तो हमने उसमें D32। तत्वों की बात करी थी। जी जी। उसमें हमने तत्वों की बात करी थी क्योंकि जल ये तत्व, हमारी ये खुद की जल कमियों को। तत्व, हाँ हाँ, इसको हाँ। हम जल तत्व से देखेंगे। हम्म। जैसे उसमें जल तत्व को शुद्ध करने के तरीके बताए थे, गंगा का स्नान बताया था, बढ़िया हम्म। शुद्ध तरीके से पानी पीना, जल के जलाशय के निकट बैठ के मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, ये सब जल की शुद्धि की जो चीजें बताई थी। तांबे के बर्तन में जल पीना, ये भी डायबिटीज में बहुत हेल्पफुल है। मेडिटेशन गुरुजी। करना। हाँ गुरुजी, मैं एक इसमें इससे एक चीज और रिलेटेड पूछना चाह रही थी कि मुझे ना गुरुजी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तत्वों की मैत्री के बारे में। जैसे हम ये कहते हैं फायर और वाटर एक दूसरे के मित्र नहीं है, तो और भी ऐसे, क्योंकि मेरा मुझे तो समझ में आ गया पर और चार्ट्स में भी हैं। मैंने कहा आपसे पूछती हूँ नहीं, वो आपको तत्वों की आपको मैत्री की। नहीं आपको नहीं समझना हो। अगर जब अच्छा। समझाने की D30 की बात आएगी, क्योंकि देखो डिविजनल चार्ट इसमें बार बार आएंगे, तो मैं अच्छा, अपने आप समझा दूंगा। ठीक। हम्म, ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। हाँ संतोष जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, अभी आप बता रहे थे कि शुक्र अगर कहीं पर पीड़ित हो तो ये किडनी, रेटिनोपैथी वगैरह की प्रॉब्लम दे सकता है गुरुदेव। और इसके लिए गुरुदेव इस कुंडली में इसका बलाबल बढ़ाना होगा। तो गुरुदेव वो कैसे बढ़ेगा, बलाबल कैसे बढ़ेगा? पहली बात तो बलाबल बढ़ाने के नियम, पत्नी से झगड़ा भूल जाओ, नंबर 1। नंबर 2, हीरा रतन धारण कर लो। नंबर 3, किसी अच्छी खुशबू का प्रयोग करो, है। इत्र, अपने चारों तरफ इत्र लगाओ, बढ़िया कपड़ों पर भी बढ़िया इत्र लगाओ, खुशबू में रहना सीखो। थोड़ा गुरुजी, शांत इसमें रहना, रिलैक्स इसमें रहना, ये मेडिटेशन प्रॉब्लम करना। आती है कि कहते हैं कि भूत प्रेत लगते हैं खुशबू लगाने से।
भूत प्रेत भी अपने खास लोगों के पास ही जाते हैं, हर एक के पास नहीं आते। आप बिल्कुल चिंता ना करो, है ना। अपनी जी आत्मा को मजबूत रखो, ऐसे नहीं कोई कोई भूत प्रेत आ जाता। बिल्कुल चिंता ना करो, है। ठीक, थैंक यू। गाय की सेवा करना बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात है, पसीना बहाओ, ढंग से पसीना बहाओ, अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, हैं। जी चलिए, हाँ रेनू दुबे जी, राम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी मेरे पास एक चार्ट है, इसमें 6th हाउस में चंद्र शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। हम्म। तो हाँ तो ठीक है। मतलब सूत्र जो वो है। आपको बताया वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस वो बताओ। हाँ जी गुरु जी। बस तो और फिर। नवमांश में भी, हाँ नवमांश में भी गुरु जी चौथे में चंद्र और शनि है, शुक्र हाँ 5वें में है और फिर राहु है। तो हाँ। इनको है मतलब रेटिना से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम जी थी, जी। ऑपरेशन भी हो गया है इनका, ठीक क्योंकि है। शुक्र पाप करती कतरी में है, इसलिए गुरु जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। चलिए। ठीक है, अभी और मैं और भी चीजें अभी आज हमने बनाई है नोट्स में, वो भी मैं भेजूंगा जो क्लास में हम लोगों ने नहीं करी। मतलब मेन तत्व तो हमने क्लास में पूरा कर लिया। जो मैंने लिखा हुआ है, लिखवाया है, वही सिंपल सिंपल बात, एक्सरसाइज करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। मतलब जो भी शुगर जैसी बीमारियों से बचने में हमारी हेल्प कर सकती हैं जो चीजें, है ना। एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करो, सीढ़ियों पे चढ़ो उतरो, वो सब चीजें लिखवाई हैं, उसको आप देख लेना और सारे संभाल करके रखना। बीच बीच में जो जो नोट्स आते हैं ना, अच्छा ये ध्यान रखना, मेरे पास ये दोबारा नहीं मिलेंगे, सब आपको एक दूसरे से मांगने पड़ेंगे, मैं इनका कोई कलेक्शन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। वीडियो तो हमारे पास फिर गुरु भी जी रहेंगे, जेनेटिक, ये नहीं रहेंगे। जी गुरु जी जेनेटिक के जेनेटिक लिए डी प्रॉब्लम, ट्वेल्व चार्ट, डी 12 चार्ट। जेनेटिक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती क्या गुरु जी? क्योर नहीं होती जेनेटिक क्या? प्रॉब्लम ठीक कहाँ से, जब तो कहते हैं माँ बाप को, भाई साहब गड़बड़ मत करो। नहीं माँ बाप गड़बड़ कर देते तो बच्चों को भुगतना पड़ता है। नहीं, जैसे इसको कुछ वो हो, जैसे आगे ना जाए, तो ऐसे कुछ हाँ उपाय नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बाबा रामदेव करता है ना, बाबा रामदेव कहते तो हैं कि बेशक जीन्स की प्रॉब्लम, जीन्स भी बदल देंगे हम, हैं। जी। और नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं उसमें बदलाव हो सकता है मेडिटेशन से। मेडिटेशन से और योग से बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्रांति संभव है उसमें। दूसरा, जो हमारे ज्योतिष के उपाय हैं, पितृदोष अगर डेवलप है कुंडली के अंदर, तो आपको पितृदोष शांति करवानी हो, है ना। पिता के साथ अच्छे संबंध बनाने हो। पिता भाई राजा है, कृपा तो वहीं से प्राप्त होगी। भाई देखो, जब छोटे होते हैं तो हमारे पास कृपा कौन करेगा, हमारे पिताजी करेंगे। तो पिताजी से भी बड़ी कृपा चाहिए जब हमें, तो हमारे पिताजी को और कौन हो, भगवान हमारा पिताजी होगा। तो गृह शांति करवाओ, उसमें पितृदोष शांति भी कराओ, तो इससे काफी हद तक रिलीफ। होता क्या है कि कोई ना कोई व्यक्ति हमें मेंटर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, एक अच्छे ज्योतिषी के रूप में, कोई अच्छे मित्र के रूप में, कोई सहायक के रूप में हमें जीवन में मिल जाता है। ग्रह कोई सामने आकर के मदद नहीं करते, किसी ना किसी को भेज देते, बस हो जाता है काम। वो कोई ना कोई ऐसी बात बता देता है तो काम हो जाता है। ठीक है। हमारे जी। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक गुरुजी, प्रणाम एक गुरु जी। पूछना था कि इसमें आप फर्स्ट ऑफ सबसे पहले D1 देखें, फिर D9 देखें, फिर डी फिर D12। 12 देखें जी जी। और फिर D40 देखें। नहीं नहीं, वहां तक नहीं जाना, D12 तक ही, तो D12 तक ये ही जाना। हर बीमारी में डिफरेंट चार्ट होगा हाँ हाँ हाँ, देखने के जब लिए। तो करवा रहा हूँ, नहीं तो एक साथ ही करा देता। लग्नेश पीड़ित हो गया, फलाना पीड़ित हो गया, हर ग्रह से ये बीमारी, फिर तो हो गया था मेडिकल का कोर्स ही खत्म हो जाता है फिर तो। हर एक के अलग अलग स्टेप्स हैं, है ना। मानसिक बीमारियों को अलग तरीके से देख रहे हैं, इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। ठीक है ना। और बीमारियां जो है उसमें बताएगी, जिसी से तो प्रैक्टिस होगी, आपको क्लैरिटी आएगी।
देखो, डायबिटीज वैसे तो मैंने वो बीमारियां ली हैं जो बीमारियां सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है, इसलिए पहले मैंने मेंटल इलनेस ली है। मानसिक परेशानी मैक्सिमम लोगों को है। कबीर वाली बात है, दुखिया सब संसार है, जिसके हाथ लगा दो वही दुखी मिलेगा। तो वही उनकी कुंडली में तो मिल ही जाएगा प्रॉब्लम है। फिर डायबिटीज भी आजकल हर चौथे पांचवे आदमी को डायबिटीज हो रही है। तो ऐसी ऐसी बीमारियां हम लोग लेने की कोशिश करें जो आप लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हो, इसको अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप बड़े अच्छे से बीमारियां फाइंड आउट कर सकते हो, या कोई पेशेंट आपके सामने आता है तो उसको आप ढंग से समझा सकते हो कि इसका रूट कोज क्या है। और सिंपल सी बात है, चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा के उपाय बताइए, शुक्र पीड़ित है तो शुक्र के उपाय बताइए, गुरु पीड़ित है तो गुरु के उपाय बताइए, और तीनों पीड़ित है तो तीनों के उपाय बताइए। जो भी पीड़ित है वो उसके उपाय बताइए। धन्यवाद गुरुजी।